नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड अकेडमी में। इस वीडियो में हम जो है पार्ट 3 डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम स्पेक्ट्रम दैट इज एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 पार्ट्स जो है डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी बड़ा ये चैप्टर है। और ये देखिए स्पेशली जो है ये प्रिपेयर्ड जो है लेक्चर सीरीज़ है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स। इस लेक्चर में हम देखिए डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। डच और इंग्लिश के राइवल जो रहा इनका इंडिया में, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने देखिए पहले भी आपके साथ ये डिस्कस किया, राइवल और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पोर्तुगीज सबसे पहले 1498 में जो आए थे, वास्को डी गामा मई 1498 में कैलिकट प्रेजेंट कोझिकोड कोस्ट थी केरला की, वहां पर जो है पहुंचे थे। उसके बाद डच 1596 में भारत आए थे। इसके बाद ब्रिटिशर्स 1608, डेनिश 1616, डेनमार्क और दैट इज फ्रेंच 1664। और कंपनी फॉर्मेशन की बात ध्यान रखना तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ पोर्तुगीज जो है 1502 में बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड 1602 में बनी थी। और आपकी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 1599 में ही बन गई थी। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। तो इसमें हम शुरू करेंगे डच से। तो डच देखिए नीदरलैंड्स के लोगों को बोलते हैं डच। तो देखिए जो कमर्शियल जो इंटरप्राइज थे, इसने क्या किया कि लीड किया डच को कि ये भी समुद्री यात्रा जो है ईस्ट की तरफ जो है करें। तो देखिए जो सी रूट जो था या सी वॉयजेस जो थी पुर्तगाल की या पोर्तुगीज की, जिससे वो जो है अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे ट्रेड विद इंडिया से और ईस्ट की कंट्रीज के साथ। तो इससे देखिए और भी जो यूरोपियन जो कंट्रीज थी, इनके जो कमर्शियल जो इंटरप्राइज थे, इनके जो व्यापारिक जो उद्योगपति थे, उनका भी जो ध्यान जो है ईस्ट के ट्रेड की तरफ जो गया। तो सबसे पहले देखिए कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, ये फर्स्ट डच मैन थे टू रीच सुमात्रा। तो सबसे पहले सुमात्रा पहुंचे एंड वानतम इन 1596, तो 1596 में ये जो है यहाँ पर जो पहुंचे। तो ये मैप आप देख सकते हैं, ये रहा सुमात्रा और ये रहा आपका वानतम। एक बार ग्लोबल मैप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो देखिए आप ग्लोबल मैप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मैं आपके लिए जूम कर लेता हूँ। तो ये है हमारा लविंग इंडिया। तो यहाँ से देखिए जब आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है इंडोनेशिया ये पूरा नजर आएगा। और इंडोनेशिया का जो है ये आप बड़ा सा ये जो आइलैंड देख रहे हैं, इसको पूरे के पूरे को सुमात्रा आइलैंड जो है बोल देते हैं। तो ये पूरा का सुमात्रा है, ये साउथ सुमात्रा, ये ईस्ट सुमात्रा, ये नॉर्थ सुमात्रा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा सुमात्रा आप देख सकते हैं। तो देखिए जो सुमात्रा जो आइलैंड है इंडोनेशिया का और मलेशिया के बीच में, यहाँ पर आपको मलक्का स्ट्रेट भी देखने को मिलेगी। थोड़ी सी ज्योग्राफिकल कंसेप्ट क्लियर कर लेने चाहिए। और ये आपने देखना ना, ये जो मलक्का जो स्टेट है ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है। यहाँ पर आप देखते हैं जावा सी और अंडमान सी या बे ऑफ बंगाल को ये कनेक्ट करती है आपस में। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो एरिया है इसको जो है वांटम ये एरिया है। अब इसके बाद देखिए क्या होता है 1602 में जो स्टेट्स जनरल थे नीदरलैंड्स के, इनके द्वारा बहुत सारी जो ट्रेडिंग कंपनी थी, बहुत सारी जो व्यापारिक जो कंपनी थी, इनको इकट्ठा कर दिया जाता है, इनको जो है अमेलगमेट कर दिया जाता है, इनको मिला दिया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स का ये जो निर्माण करते हैं। तो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स जो है आपकी 1602 में सेटअप हुई है। और इस कंपनी को जो है ये एम्पावर्ड कर देते हैं कि आप जो है युद्ध भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी संधि अगर आपने कंक्लूड करनी है तो वह भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पोजेशन ऑफ टेरिटरीज भी करेंगे और इसके साथ साथ आप जो है फोर्ट किलाबंदी भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी पावर जो है इस कंपनी को दी जाती है। महत्वपूर्ण आपने के लिए ये है कि 1602 में बहुत सारी छोटी कंपनीज को नीदरलैंड्स में मिलाकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स को जो है बना दिया गया। इसके साथ साथ इस कंपनी को एम्पावर कर दिया कि आप युद्ध भी कर सकते हैं, संधियां भी कर सकते हैं लोकल रूलर्स के साथ। और पोजेशन यानी कि पोजेशन होता है कब्जा, यानी कि जो भी टेरिटरी है उसको आप अपने कब्जे में रख सकते हैं, भूमि को अपने कब्जे में रख सकते हैं और किलाबंदी भी आप जो है कर सकते हैं। अब डच सेटलमेंट्स की अगर हम बात करें तो आफ्टर देयर अराइवल इन इंडिया, तो भारत में आगमन के बाद डच के द्वारा फर्स्ट जो इनका जो कारखाना था, पहली जो फैक्ट्री थी, ये मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में सेटअप की गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपने ध्यान रखना, डच के द्वारा अपनी पहली जो फैक्ट्री है, कारखाना है, 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। मैप में एक बार आप मसूलीपट्टनम को देख लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं मसूलीपट्टनम मैप में। तो 1605 में मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री जो है डच के द्वारा जो सेटअप की गई थी। इसके साथ साथ इनके द्वारा कैप्चर किया गया नागापट्टनम नियर मद्रास चेन्नई फ्रॉम द पोर्तुगीज। तो देखिए पुर्तगालियों का यहाँ से जो देखिए आपका डिक्लाइन शुरू हुआ। तो पुर्तगालियों से नागापट्टनम को जो है मद्रास चेन्नई के नजदीक जो है इनके द्वारा कैप्चर इसको जो कर दिया गया और अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है इनके द्वारा जो है
और मेड देयर मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड, तो अपना मेन जो स्ट्रॉन्ग होल्ड या स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है नागापट्टनम को इन्होंने जो है साउथ इंडिया में बनाया। तो ये देखिए आप नागापट्टनम भी आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ जैसे आपका नागापट्टनम। और कोस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोंकण जो कोस्ट है हमारी, ये गुजरात, थोड़ा सा हिस्सा गुजरात का आएगा, फिर महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका को जो है कोंकण कोस्ट कवर करती है। वेस्टर्न ये कोस्ट है हमारी, पश्चिमी जो तट है ये। मालाबार कोस्ट की बात करें तो केरला की कोस्ट को पूरी की पूरी मालाबार कोस्ट हम बोलते हैं। कोरमंडल कोस्ट की अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को ये जो है कवर करती है। ईस्टर्न ये कोस्ट है, पूर्वी ये हमारी तट है भारत का। नॉर्थ सिरसार्स की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा को कवर करता है, और ये भी हमारी ईस्टर्न कोस्ट है। इसके साथ अगर उत्कल प्लेन्स की बात करें तो उड़ीसा और थोड़ा सा पार्ट इसमें आंध्र प्रदेश का आ जाएगा। और ये यहाँ पर नीचे आप देखने को मिलेगा आपको केप कैमरिकॉन। ऊपर यहाँ पर गुजरात प्लेन्स है। तो थोड़ा सा हमने ज्योग्राफी को भी ध्यान में रखना है जब हम स्टडी करते हैं। तो देखिए जो डच थे इनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी फैक्ट्रीज ऑन कोरमंडल कोस्ट। तो अब आपको पता लग गया कि कोरमंडल जो कोस्ट है, इस जगह की बात अब ये हो रही है, कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश की। तो डच के द्वारा देखिए अपने कारखाने कोरमंडल कोस्ट में लगाए गए थे। इसके साथ साथ गुजरात में इनके द्वारा अपने कारखाने बनाए गए, यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बंगाल में भी और बिहार में भी। 1609 में देखिए इनके द्वारा एक अपनी फैक्ट्री ओपन की गई पुलिकट में, नॉर्थ ऑफ मद्रास में। और अदर जो इनकी देखिए प्रिंसिपल फैक्ट्रीज थी उसमें थी सूरत। सूरत में 1616 में जो है डच ने अपनी फैक्ट्री खोली। इसके साथ साथ भीमलीपट्टनम 1641, कैरिकल 1645, चिंसूरा 1653, बारानगर, कासीमजा नियर मुर्शिदाबाद, बालासोर उड़ीसा में, पटना, नागापट्टनम 1658 एंड कोचीन 1663। तो ये जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जैसे पुलिकट हो गया आपका, फिर नीचे आपका सदरास है, पौंडीचेरी है, कारिकाल है, नागापट्टनम है। तो ये जो इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है इनको आप मैप में जो है देख लिया कीजिए। यहाँ पर देखिए बेसिन है, बॉम्बे है आपका। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है विशाखापट्टनम है, कोलकाता है, चिंसूरा जिसकी हमने अभी बात की, फिर यहाँ पर ऊपर हुगली है, चंद्रनागपुर है, सेरमपुर है। तो ये जो लोकेशंस हैं ये थोड़ी सी आपने ध्यान में रख लेनी है। या बालासोर देख सकते हैं मैप पे, फिर पिपली है आपकी, हिजली है, मसूलीपट्टनम है, पुलिकट है, मेलपोर है, नागापट्टनम है, थोटिकुडी है, टुटिकोन है, फिर क्यूलोन या कोलम है, कोचीन है। फिर यहाँ पर आप देखिए कैलिकट देख सकते हैं, कोझिकोड, कन्नूर या कैनोर, मैंगलुरु या मैंगलोर, फिर गोवा। तो इन इंपॉर्टेंट लोकेशंस को आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो देखिए अब इनके द्वारा जो है यहाँ पर भारत में जो है भारत के व्यापार में पार्टिसिपेट किया जाने लगा। और इनके द्वारा जो आइलैंड जो थे फार ईस्ट में, हमारे यहाँ से वेरियस जो आर्टिकल्स थे, वेरियस जो सामान थे, व्यापारिक जो सामान थे भारत से, इनको जो है इनके द्वारा ले जाया जाता था। ये अपने साथ देखिए इंडिगो जो मैन्युफैक्चर्ड होती थी यमुना वैली में, और सेंट्रल इंडिया में इसके साथ टेक्सटाइल और सिल्क फ्रॉम बंगाल, गुजरात एंड कारमंडल, सिल्क फ्रॉम बंगाल, गुजरात एंड कारमंडल। इसके साथ साथ सॉल्ट पैट्री जो रहते थे बिहार के, और ओपियम एंड राइस जो रहती थी गंगा वैली की, इसमें इन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। और इसको यहाँ से जो है ये जो है यूरोप में जो है ले जाते थे, और काफी प्रॉफिट जो है इस ट्रेड से ये जो है कमाते थे। अब अगला देखिए हम डिस्कस करेंगे एंग्लो डच राइवलरी की। अब देखिए 1498 में पुर्तगाली आए, उसके लगभग जो है आपके 98 ईयर्स के बाद 1596 में हमारे डच आए, और उसके बाद 1608 में ब्रिटिशर्स भारत में जो है आ गए थे। तो देखिए अब सीधी सी बात है कि एंग्लो डच राइवलरी जो वर्ड है एंग्लो, देखिए जहां पर भी आपको शब्द देखने को मिलेगा, एंग्लो मीन्स टू से इंग्लिश या ब्रिटिशर्स। तो इस वर्ड का जो यूज है ये इंग्लिश या ब्रिटिशर्स या यूके के संदर्भ में किया जाता है। तो देखिए इंग्लिश वर ऑल्सो एट दिस टाइम राइजिंग टू प्रोमिनेंस इन द ईस्टर्न ट्रेड। तो ईस्टर्न ट्रेड में ये भी प्रोमिनेंस में जो है आ रहे थे, आ चुके थे। और इससे देखिए एक सीरियस चैलेंज जो है कमर्शियल इंटरेस्ट था डच का, उसके ऊपर जो है सीधा सीधा जो पड़ जाता था। जो भी इनकी व्यापारिक जो रुचियां थी भारत में, वो इनकी खतरे में थी। इनके जो फायदे थे अपने, वो भी खतरे में थे। सीधी सी बात है, जब एक कोई व्यापार कर रहा है और दूसरा कोई ट्रेडर आ जाता है तो कंपटीशन बढ़ता है। तो क्या हुआ कि बहुत ही जल्दी जो एक व्यापारिक जो दुश्मनी है ये इनके बीच में पैदा हुई, और वो बहुत ही जल्दी एक ब्लडी वारफेयर में कन्वर्ट होगी, खून भरे युद्धों में वो जो कन्वर्ट होगी। और इसका देखिए क्लाइमेक्स जो था एनिमिटी का, जो दुश्मनी का जो क्लाइमेक्स था डच और इंग्लिश का इन द ईस्ट, ये आपके अम्बुयोना में जो है क्लाइमेक्स में पहुंच गया। अम्बुयोना देखिए एक प्लेस है इन प्रेजेंट डे इंडोनेशिया, जिसको जो है डच ने कैप्चर किया था पुर्तगालियों से 1605 में।
यहाँ पर इनके द्वारा जो है 10 जो इंग्लिश मैन है इनको मैसेकर किया गया, इनका नरसंहार किया गया, इनका वध किया गया और इसके साथ 9 जापानीज को भी 1623 में यहाँ पर इनके द्वारा जो मारा गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक हिस्ट्री का। आपसे यूपीएससी पूछ लेगी कि एम्बियोना जो मैसेकर है 1605 का, ये किससे रिलेटेड है? तो आपने ध्यान में रखना, इसमें ये एंग्लो डच राइवलरी से रिलेटेड है और इसमें जो है डच के द्वारा इंडोनेशिया के एम्बियोना में जो है 10 इंग्लिशमैन का जो है नरसंहार किया था 1605 में और उसके बाद 9 जापानीज का 1623 में। अब देखिए इतना भयानक और ब्लडी जब ये इंसिडेंट हुआ, नरसंहार हुआ, तो इस इंसिडेंट ने क्या किया, फर्दर इंटेंसिफाइड कर दिया राइवलरी बिटवीन दी टू यूरोपियन कंपनीज। तो ये जो दो जो यूरोपियन जो कंपनीज थी, इसने इन दोनों के बीच में जो दुश्मनी थी इसको और इंटेंसिफाई किया, इसको और जो है बढ़ा दिया। और देखिए आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वारफेयर, तो बहुत लंबे युद्ध के बाद बहुत ही पार्टीज केम टू कॉम्प्रोमाइज। तो देखिए दोनों के बीच में युद्ध हुआ, काफी लंबे समय तक इनके बीच में युद्ध चलता रहा और बाद में दोनों की दोनों पार्टीज डच और इंग्लिश जो है कॉम्प्रोमाइज में आए, एक समझौता इन्होंने आपस में किया और ये समझौता आपका 1667 में हुआ। इसमें देखिए ब्रिटिश के द्वारा ये एग्रीड किया गया कि हम अपने सारे के सारे क्लेम जो है इंडोनेशिया से छोड़ देंगे। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि एक दूसरे के साथ इन्होंने काफी ज्यादा युद्ध लड़े, अल्टीमेटली ये थक गए, दोनों साइड्स में किसी की ऐसी कोई कंप्लीट जीत नहीं हुई। तो क्या हुआ कि 1667 में इन्होंने अपने आपस में क्या समझौता कर लिया। इस समझौते के तहत ब्रिटिश ने क्या किया, इंडोनेशिया से विड्रॉ कर दिया। इंडोनेशिया को ब्रिटिशर्स ने जो है छोड़ दिया, जो भी इनके क्लेम थे वहां पर दावे थे उन सबको इन्होंने जो त्याग दिया, छोड़ दिया। इसके साथ साथ डच ने क्या किया, डच रिटायर्ड फ्रॉम इंडिया टू कंसंट्रेट ऑन देयर मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड इन इंडोनेशिया। और डच ने क्या किया, भारत को छोड़ दिया और कंसंट्रेट किया अपने जो ज्यादा फायदेमंद जो व्यापार था इनका इंडोनेशिया में उसके ऊपर। तो ये बात आप रखनी, 1667 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुआ। इसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ आपके डच और इंग्लिश के बीच में। इंग्लिश ने क्या किया, जो इंडोनेशिया को छोड़ दिया और डच ने क्या किया, इंडिया को छोड़ दिया। अब देखिए डिक्लाइन क्यों हुआ डच का इंडिया का, तो भारत में जो डच थे इनके पतन जो है क्यों हुआ। तो देखिए द डच गॉट ड्रॉन इनटू द ट्रेड ऑफ माले आर्किपोलियो। तो जो मलेशिया का जो आर्किपोलियो है, मलेशिया जो आइलैंड है उसके पास आसपास के जो आइलैंड है वहां पर जो है डच क्या कर रहे थे, आपके व्यापार जो है कर रहे थे। और देखिए तीसरा जो एंग्लो डच वार हुआ 1672 से 74 में, इससे क्या हुआ, जो भी कम्युनिकेशन थी बिटवीन सूरत एंड द न्यू इंग्लिश सेटलमेंट ऑफ मुंबई, ये जो है कट हो गई थी ड्यू टू विच 3 होम बाउंड जो इंग्लिश शिप्स थी इनको कैप्चर कर दिया था बे ऑफ बंगाल में बाई डच फोर्सेस। तो देखिए आपने ध्यान रखना, जो तीसरा जो एंग्लो डच वार था 1672 का 74 में, इसमें क्या हुआ, जो कम्युनिकेशन थी सूरत और न्यू इंग्लिश सेटलमेंट जो थी, अब देखिए ब्रिटिशर्स के द्वारा नई सेटलमेंट जो बॉम्बे में की गई थी, तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन थी कट हो गई। इसके साथ साथ जो होम बाउंड जो इंग्लिश शिप्स थी, यानी कि इंग्लैंड को जो जा रही थी, यूके को जो जा रही थी, जो शिप्स थी ब्रिटिशर्स की, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, इनको बे ऑफ बंगाल में जो है डच की फोर्सेस ने कैप्चर कर दिया। और देखिए अब सीधी सी बात है, जब इन शिप्स को, 3 समुद्री जहाज़ों को जब डच ने पकड़ लिया, तो रिटालिएशन जो है इंग्लिश के द्वारा की गई। और जब रिटालिएशन जवाबी हमला जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा या इंग्लिश के द्वारा कर दिया गया, इंग्लिश आपने देखना ब्रिटेन के लोगों के लिए यूज़ होगा हिस्ट्री में, तो इंग्लिश के द्वारा जब इसमें जो है रिटालिएट किया गया, जवाबी हमला जो है किया गया या जवाब दिया गया, तो इसमें क्या हुआ, डच की क्या होगी, आपकी हार होगी इन द बैटल ऑफ हुगली। तो नवंबर 1759 में हुगली के बैटल में इनकी जो है हार होगी। और देखिए काफी बड़ा जो एक ब्लो जो है ये डच एम्बिशंस जो थी इंडिया में, इसको जो है लगा। और एक बहुत बड़ी खास बात डच की ये है, ये कभी भी किसी प्रकार का साम्राज्य भारत में निर्माण नहीं करना चाहते थे। इनके मेन जो कंसर्न था वो क्या था, व्यापार था। और देखिए इन एनी केस किसी भी सूरत में अगर इनके मेन जो कमर्शियल जो इंटरेस्ट होते थे, ले इन द स्पाइस आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, तो देखिए इनके जो मेन जो कमर्शियल जो इंटरेस्ट जो थे, ये स्पाइस जो आइलैंड्स था इंडोनेशिया का, इस पे थे। और मेन इनका जो है इनके कमर्शियल इंटरेस्ट जो है इस आइलैंड में थे। और यहाँ से देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट जो है, फ़ायदा जो है ये व्यापार में जो है यहाँ से कमाते थे। अब आगे हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आते हैं दी इंग्लिश, तो जिनके द्वारा भारत के ऊपर जो है काफ़ी लंबे समय तक जो राज किया गया, तो ये इंग्लिश आते हैं। तो ब्रिटेन या यूके या इंग्लैंड के लोगों के लिए इंग्लिश जो है इतिहास में ये वर्ड यूज किया गया है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही चीज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन। तो देखिए फ्रांसिस ड्रेक्स थे, एक ये जो है यात्री थे। इनके द्वारा पूरे विश्व का जो है एक यात्रा की गई 1580 में। और इसके साथ साथ जो इंग्लिश जो थे या इंग्लैंड की विक्ट्री हो गई थी स्पेन के माड़ा के ऊपर 1588 में।
कि इसने देखिए एक न्यू सेंस ऑफ एंटरप्राइज जो ब्रिटेन ब्रिटेन में ला दिया था। नया उद्यमी युग जो है इसके कारण एक ब्रिटेन में जो है चल पड़ा था, जो कि इनकरेज कर रहा था सेलर्स को, जो भी सेलर्स होते हैं, यहाँ पे समुद्री जहाज चलाने वाले जो भी नाविक थे, उनको ये इनकरेज कर रहा था, प्रोत्साहित कर रहा था कि आप जो है ईस्ट में जो है यात्राएं कीजिए। और देखिए जो नॉलेज था, देखिए अब सीधी सी बात है कि जो पोर्टुगीज हैं ये भारत तक आए, जो रूट था उसके बारे में जो है यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज को पता लग चुका था, ये बात फैल चुकी थी। इसके साथ साथ जो पोर्टुगीज का जो प्रॉफिटेबल जो ट्रेड था, कि जो पुर्तगाली जो है काफी ज्यादा मुनाफा जो है भारत के साथ ट्रेड में कमा रहे हैं, बाहर से ये जो है मटेरियल लाते हैं, अच्छा माल लाते हैं और उसको यूरोप में बेचते हैं, इससे उनको काफी ज्यादा फायदा होता है। इसके बारे में देखिए ब्रिटेन में जो पता लग चुका था। तो इंग्लिश के जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो भी इसमें एक अपना जो है हिस्सा चाहते थे। तो क्या होता है कि 1599 में 1599 में ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स, तो कुछ अंग्रेजी जो व्यापारी हैं उनका समूह जो है, जिसको बोलते हैं, जो कि अपने आप को बोलते थे मर्चेंट्स एडवेंचर्स, इनके द्वारा एक कंपनी बनाई जाती है। और 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ वन जो है एक इशूड करती है चार्टर विद राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग टू द कंपनी नेम्ड द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इनिशियली जो है इनको मोनोपोली दी जाती है 15 ईयर्स की। बाद में मई 1609 में ये मोनोपोली जो है फ्रेश चार्टर से जो है इंडेफिनेटली एक अनंत काल के लिए एक्सटेंड कर दी जाती है। और किस चीज की मोनोपोली दी जाती है? ईस्ट इंडीज, यानी कि इंग्लैंड से ईस्ट की तरफ, यानी कि ईस्ट इंडीज, ईस्ट भारत की तरफ जो है व्यापार करने के लिए इनको जो है जो मोनोपोली जो प्रदान कर दी जाती है। तो आप समझ गए ये किस तरह का चार्टर था। तो ये एक अध्यादेश था जिसमें कंपनी को जो है अलाउ किया गया कि आप ईस्ट इंडीज, जो पूर्व जो इंडीज है, यहाँ पर आप जो है व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जो एज जो डच जो थे ये ऑलरेडी कंसंट्रेट कर रहे थे मोर ऑन द ईस्ट इंडीज। इंग्लिश टर्न टू इंडिया इन सर्च ऑफ टेक्सटाइल एंड अदर कम्युनिटीज ऑफ ट्रेड। तो भारत भारत में जो है इंग्लिश जो है टेक्सटाइल और अदर कम्युनिटीज के व्यापार के लिए जो आए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोग्रेस ऑफ द इंग्लिश कंपनी। तो फुट होल्ड इन द वेस्ट एंड साउथ। तो देखिए कैप्टन हॉकिंग्स अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन अप्रैल 1609। तो जहांगीर के दरबार में अप्रैल 1609 में कैप्टन हॉकिंग्स आते हैं, खुद ब खुद ही आते हैं। बट जो इनका जो मिशन जो था, ये जो अभियान था कि हमने एक फैक्ट्री, एक कारखाना जो है सूरत में सेटअप करना है, इट डिड नॉट सक्सीड ड्यू टू द अपोजिशन फ्रॉम द पोर्टुगीज। तो देखिए पोर्टुगीज पुर्तगाली पहले से मौजूद थे और जहांगीर के दरबार में भी इनका अच्छा इन्फ्लुएंस था, इनके लोग थे। तो जो इनका मिशन था, जो अभियान था, जिसमें इन्होंने जहांगीर को रिक्वेस्ट की कि हमने एक कारखाना सूरत में जो है खोलना है, ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसमें पुर्तगालीज ने क्या की, इसका विरोध किया, इसकी अपोजिशन की। और हॉकिंग्स ने बाद में देखिए आगरा को लेफ्ट कर दिया नवंबर 1611 में। अब देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, आपने मेमोराइज कर लेनी है कि ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके द्वारा अपना पहला कारखाना, अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1613 में सूरत में सेटअप की गई थी। ये चीज आपने ध्यान में रख लेनी है कि पहली जो फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये 1613 में इन्होंने सूरत में सेटअप की थी, गुजरात में। और सेकंड जो है 1616 में मसूलीपट्टनम आंध्रा कोस्ट जो है बे ऑफ बंगाल की, यहाँ पर सेटअप की थी मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में। और देखिए डच की मैंने आपको बात कर दी, डच ने 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में सेटअप की थी। जबकि ब्रिटिशर्स का आपने ध्यान रखना, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में सूरत में सेटअप की थी और दूसरी इन्होंने 1616 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में सेटअप की थी। तो देखिए 1611 में क्या हुआ कि इंग्लिश के द्वारा जो है स्टार्टेड कर दिया गया था ट्रेडिंग एट मसूलीपट्टनम ऑन दी साउथ ईस्टर्न कोस्ट। देखिए तो ट्रेड, व्यापार करना मसूलीपट्टनम से इन्होंने पहले शुरू कर दिया था, लेकिन 1616 में वहां पर कारखाना सेटअप किया। ठीक है जी। और 1616 में यहाँ पर जो इन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप की। और देखिए 1612 में जो कैप्टन थॉमस बेस्ट थे, इनके द्वारा डिफीट किया गया था पोर्चुगीज को इन द सी ऑफ सूरत। तो 1612 में क्या हुआ, जो इंग्लिश की तरफ से जो कैप्टन थॉमस बिस्ट थे, बेस्ट से सॉरी, इनके द्वारा 1612 में पुर्तगालियों को सूरत के तट के ऊपर जो है समुद्र में जो है हराया गया था। इससे जहांगीर क्या हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए और इनके द्वारा इनको जो है परमिशन दे दी गई, आज्ञा दे दी गई 1613 में कि आप अपनी जो है कारखाना जो है सूरत में खोलिए। और थॉमस एडवर्थ के अंडर इसको जो है खोला गया। 1615 में देखिए क्या होता है, सर थॉमस रुई, ये जो है एक्रेडिट एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर जो ये आते हैं। तो जेम्स वन ये जो आपके किंग ऑफ इंग्लैंड जो है, इस दौरान जो है आपके थे जेम्स वन। तो देखिए इनके एम्बेसडर के रूप में सर थॉमस रो जो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं और फरवरी 1619 तक, यानी कि लगभग जो है 4 साल तक वहां रहते हैं।
देखिए थफी वाज़ अनसक्सेसफुल, ये देखिए आपके असफल रहे थे इन कंक्लूडिंग अ कमर्शियल ट्रीटी। तो एक व्यापारिक संधि करने में जो है सर थॉमस रो असफल रहे मुगल एम्परर्स के साथ। तो मुगल बादशाह के साथ एक व्यापारिक संधि करने में जो है सर थॉमस रो क्या हो रहे आपके असफल रहे। बट ही वाज एबल टू सिक्योर अ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस, लेकिन इनके द्वारा नंबर ऑफ प्रिविलेजेस जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है के लिए लिए गए प्रिविलेजेस होता है आपके कुछ विशेषाधिकार इनके द्वारा जो सिक्योर किए गए, पक्के किए गए, इंक्लूडिंग परमिशन टू सेटअप फैक्ट्री एट आगरा, अहमदाबाद एंड ब्रोच। तो आगरा, अहमदाबाद और ब्रोच में इनको कारखाने सेटअप करने की जो है परमिशन जो है आपके मुगल जो सम्राट थे उनसे मिल जाती। अब देखिए सीधी सी बात है कि जो शुरुआती जो प्रोग्रेस थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये इतनी स्मूथ नहीं थी, इतनी आसान नहीं थी। इनको देखिए दो कंटेंडर मिल गए थे, एक पुर्तगाली और एक डच। तो शुरुआत में ये इनके कंटेंडर थे, विरोधी थे, लेकिन बाद में देखिए स्थितियां जो है बदली और बाद में स्थितियां जो इनके फेवर में भी आ गई थी इंग्लिश इंडिया कंपनी की। तो अब देखिए दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। बॉम्बे हैड बीन गिफ्टेड टू किंग चार्ल्स सेकंड by the king of Portugal as a dowry when Charles married the Portuguese princess Catherine in 1662। तो 1662 में क्या होता है कि जो पुर्तगाल के जो राजा होते हैं वो जो है दहेज में जो है बॉम्बई को जो है किंग चार्ल्स सेकंड को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि किंग चार्ल्स सेकंड के द्वारा जो है इनकी जो राजकुमारी है कैथरीन, पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन, उनके साथ जो शादी की जाती है। तो 1662 में क्या होता है कि किंग चार्ल्स सेकंड जो होते हैं आपके इंग्लैंड के, इनके द्वारा जो है बॉम्बे की जो राजकुमारी थी उसके साथ कैथरीन के साथ जो है शादी की जाती है और दहेज में जो राजा है पुर्तगाल के बॉम्बे को दे देते हैं। तो बॉम्बई जो है अब इसके बाद क्या होते हैं कि ये जो राजा होते हैं चार्ल्स सेकंड, ये क्या करते हैं बॉम्बई को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं ऑन एन एनुअल पेमेंट ऑफ 10 पाउंड्स ओनली इन 1688। तो 1688 में सिर्फ और सिर्फ 10 पाउंड की पेमेंट के ऊपर, सालाना 10 पाउंड की पेमेंट के ऊपर जो है बॉम्बई को ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। बाद में क्या होता है कि बॉम्बई जो है हेडक्वार्टर बनता है बाय शिफ्टिंग सीट ऑफ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे 1687। तो 1687 में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का जो हेडक्वार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो है आपका बॉम्बई बन जाता है। अब सीधी सी बात है कि जब पारिवारिक संबंध जुड़ गए, वैवाहिक संबंध जो है आपके जुड़ गए, तो एक टैक्टिक पीस जो है इंग्लिश और पोर्तुगीज के बीच में सेटअप हो जाती है। और सीधी सी बात है हमने पहले ही पढ़ लिया कि एंग्लो डच भी कॉम्प्रोमाइज था आपका जो है तो एंग्लो डच के बीच में भी एक संधि हो चुकी थी जिसके तहत डच जो है इंडोनेशिया में रह गए थे और ब्रिटिशर्स ने इंडोनेशिया छोड़ के भारत आ गए थे और डच के द्वारा भारत को छोड़ दिया गया था और डच के द्वारा एग्रीड कर दिया गया था कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे इंग्लिश कंपनी ट्रेड इन इंडिया। दो जो आग जो राइवल्स थे पुर्तगाली और डच, इनसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इनको जो है राहत मिल गई, छूट मिल गई, या हम बोल सकते हैं छुटकारा मिल गया। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा आपको बताना चाहिए। तो देखिए सीधी सी बात है कि बॉम्बई को जो है गिफ्ट कर दिया जाता है पुर्तगाल के राजा के द्वारा अपने दामाद किंग चार्ल्स सेकंड जो कि इंग्लैंड के राजा थे, क्योंकि इनकी जो राजकुमारी थी पुर्तगाल के राजा की जो बेटी थी कैथरीन, उन्होंने जो है किंग चार्ल्स के साथ जो शादी की थी, तो इसके रूप में किंग चार्ल्स को जो है बॉम्बई जो है दहेज के रूप में 1662 में दिया जाता है। और 1668 में क्या होता है कि किंग चार्ल्स सेकंड जो होते हैं इंग्लैंड के राजा, ये क्या करते हैं बॉम्बई को सालाना 10 पाउंड की पेमेंट के ऊपर जो है किसको दे देते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। तो क्या होता है इससे जब जो है पारिवारिक और वैवाहिक संबंध सेटअप हो जाते हैं तो पुर्तगाल और इंग्लिश के बीच में जो है या इंग्लैंड के बीच में एक शांति जो आपकी स्थापित हो जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 1667 में जो है ब्रिटेन और डच के बीच में या इंग्लिश और डच के बीच में एक संधि पीस संधि जो है साइन होती है जिसमें ब्रिटिशर्स एग्री करते हैं कि हम जो भी हमारे क्लेम्स हैं हम विड्रॉ कर देंगे इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया को हम छोड़ देंगे। और डच एग्री कर देते हैं कि हम भारत को जो छोड़ देंगे और जो भी ब्रिटिशर्स का जो कमर्शियल जो इंटरेस्ट हैं या जो ट्रेड है भारत में उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो जो विरोधी जो होते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में पुर्तगाली और दूसरे डच नीदरलैंड्स के, इनसे अब इनको क्या मिल जाता है छुटकारा इससे जो है मिल जाता है। इसके बाद देखिए क्या होता है 1632 में जो है सुल्तान जो होते हैं गोलकोंडा के, इनके द्वारा एक फरमान इशू किया जाता है जिसको गोल्डन फरमान बोला जाता है, जिससे कंपनी की पोजीशन जो है गोलकोंडा आंध्र प्रदेश के रीजन में के आसपास के रीजन में जो है सुधर जाती है। ऑन अ पेमेंट ऑफ 500 पगोडाज ईयर, इनके द्वारा जो है प्रिविलेज जो है इनको मिल जाती है, विशेषाधिकार मिल जाता है ट्रेडिंग फ्रीली इन दी पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा। तो ये आप देखिए इंडिया का मैप देख सकते हैं, ये बे ऑफ बंगाल है आपका, ये आंध्र प्रदेश है और ये गोलकोंडा आप देख सकते हैं। तो गोलकोंडा में इनको एक फ्री ट्रेड जो है मिल जाता है।
इसके साथ देखिए मेंबर ऑफ द मसूलीपट्टनम काउंसिल द ब्रिटिश मर्चेंट फ्रांसिस डे, ये 1639 में क्या करते हैं, तो रूलर जो होते हैं चंद्रागिरी के, इनसे ये परमिशन ले लेते हैं, इजाजत ले लेते हैं एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री मतलब ऐसी फैक्ट्री जिसके आसपास क्या हो, आपकी किलाबंदी हो, जिसके आसपास सेना हो, तो एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री मद्रास में बनाने की इनको ये अनुमति ले लेते हैं चंद्रागिरी के जो है राजा से। कौन लेते हैं, ये जो आपके मेंबर जो थे मसूलीपट्टनम काउंसिल के, फ्रांसिस डे, ये परमिशन लेते हैं, जो कि बाद में फोर्ट एस टी जॉर्ज के नाम से बनते हैं। और ये जो फोर्ट जो एस टी जॉर्ज जो 1639 में बनता है, ये ब्रिटिशर्स का पहला किला भारत में बनता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1639 में ब्रिटिशर्स के द्वारा अपना पहला किला जो है आपके फोर्ट एस टी जॉर्ज जो है बनाया गया था एट मद्रास। तो ये आपने ध्यान में रखना। मसूलीपट्टनम काउंसिल के आपके जो है मेंबर होते हैं ब्रिटिश मर्चेंट व्यापारी है फ्रांसिस डे। तो 1639 में ये चंद्रगिरी के राजा से जो है एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री, एक किलाबंदी वाली कारखाना बनाने की अनुमति जो है ले लेते हैं मद्रास में। तो मद्रास में ये अपना पहला फोर्ट बनाते हैं, फोर्ट एस टी जॉर्ज, और ये रिप्लेस कर देता है, ये जो है रिप्लेस कर देता है मसूलीपट्टनम को एट दी एज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंग्लिश सेटलमेंट इन साउथ इंडिया। अब पहले देखिए इनका मसूलीपट्टनम में जो है हेडक्वार्टर था, अब ये हेडक्वार्टर जो है साउथ इंडिया का इनका कहाँ चला जाता है, आपका फोर्ट एस टी जॉर्ज मद्रास में जो चला जाता है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका, फोर्ट एस टी जॉर्ज जो है हिस्टोरिकली इसको व्हाइट टाउन भी बोला जाता है। ये जो फोर्ट्रेस एट द कोस्टल सिटी ऑफ चेन्नई इंडिया में थी, मद्रास में ये फोर्ट बनाया गया था। ये 1639 में बनाया गया था और फर्स्ट इंग्लिश फोर्ट जो है ये भारत में था। तो ध्यान रखना, ब्रिटिशर्स का पहला किला जो था भारत में, ये फोर्ट एस टी जॉर्ज था, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद देखिए अंग्रेज क्या करते हैं, इंग्लिश क्या करते हैं, ये अपने ट्रेडिंग एक्टिविटीज को, व्यापारिक गतिविधियों को जो है ईस्ट, पूर्वी की तरफ जो है ले जाते हैं। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ईस्ट की तरफ ये अपनी व्यापारिक गतिविधियों को और जो है बढ़ाते हैं। और हरपुर महानदी डेल्टा में, उत्तर प्रदेश में, और बालासोर उड़ीसा में 1633 में ये जो अपने कारखाने जो सेटअप करते हैं। तो ये आप देखना, यहाँ मैप देख सकते हैं, ये उड़ीसा है, तो उड़ीसा के बालासोर, ये आप बालासोर देख सकते हैं, तो बालासोर में अपनी फैक्ट्री जो सेटअप करते हैं। इसके साथ साथ ये यूपी है, यूपी के यहाँ पर आपको जो है हरियापुर जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये 1633 में अपने कारखाने जो है सेटअप करते हैं। अब फुट होल्ड इन बंगाल, तो बंगाल में किस तरह से ये अपना जो है पैर जमाते हैं। तो देखिए उस दौरान क्या था कि बंगाल जो है एक काफी बड़ा और रिच, यानी कि रिच एक प्रोविंस था, अमीर एक ये प्रांत था भारत का। और ये जो है एडवांस था ट्रेड और कमर्स में, तो व्यापार में ये काफी ज्यादा एडवांस था, काफी ज्यादा आगे था। और कमर्शियल और पॉलिटिकल कंट्रोल जो है बंगाल का, ये नेचुरली अपीयर्ड होता था एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन टू प्रॉफिट सीकिंग इंग्लिश मर्चेंट्स। बंगाल वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर, और बंगाल जो है मुगल एम्पायर का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रांत था। शाह शुजा जो है सूबेदार थे बंगाल में 1651 में। अब देखिए जो सूबेदार जो थे बंगाल के 1651 में, शाह शुजा, ये अनुमति दे देते हैं इंग्लिश को कि आप बंगाल में जो है ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, एनुअल पेमेंट ऑफ 3000 के ऊपर। इन लियो ऑफ ऑल ड्यूटीज, जितनी भी ड्यूटीज हैं, जो भी टैक्सेस हैं, वो भी आपको देने होंगे। इसके साथ 3000 रुपये आपको सालाना देने होंगे, और आप जो है बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए फैक्ट्रीज जो है इनके द्वारा बंगाल में जो है हुगली में 1651 में सेटअप की जाती है, और अदर फैक्ट्रीज जो इनके द्वारा कासिम बाजार, पटना और राजमहल में जो सेटअप की जा सकती है। अब देखिए प्रिविलेजेस जो थी फरमान की इनके पास थी, विशेषाधिकार थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनका जो व्यापार है उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता था कस्टम ऑफिसर्स के द्वारा। और लोकल चेक पोस्ट यहाँ पर बनी होती थी, जो कि टूल्स जो है मांगती थी, चेक पोस्ट होती थी, वहां से जो टूल इनको जो देना पड़ता था। और अपनी चेंज्ड पॉलिसीज को लेके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां बदल चुकी थी, तो कंपनी ये चाहती थी कि हमें एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट, एक किलाबंदी वाली सेटलमेंट जो है मिल जाए हुगली में, सो दैट फोर्स जो है यूज की जा सके जब जरूरत पड़े। तो अब देखिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमें किलाबंदी की अनुमति बंगाल में और हुगली में मिल जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि जो विलियम हेड्स थे, जो कि फर्स्ट एजेंट एंड गवर्नर थे कंपनी के इन बंगाल। तो देखिए ध्यान रखना, ये फर्स्ट एजेंट और गवर्नर जो थे कंपनी के बंगाल में, ये विलियम हेड्स थे। इनके द्वारा जो अपील किया जाता है, एक प्रार्थना की जाती है शाइस्ते खान, जो कि मुगल गवर्नर थे बंगाल के, अगस्त 1682 में, कि हमारी जो ग्रीवेंसीज हैं, हमारे जो पीड़ाएं हैं, हमारे जो समस्या हैं, इसको जो आप रिड्रेस कीजिए। तो इनकी जो अपील है, इसका कोई भी परिणाम नहीं मिल निकलता है। तो क्या होता है कि जो दुश्मनी है, हॉस्टिलिटीज ब्रोक आउट हो जाती है, दुश्मनी जो है आपकी इंग्लिश और मुगल्स के बीच में यहाँ से जो उत्पन्न हो जाती है। और 4 साल बाद क्या होता है कि हुगली को जो है सेक्ट कर दिया जाता है इंपीरियल मुगल्स इन अक्टूबर 1686। तो हुगली को एक हिसाब से ट्रेड से ये बर्खास्त कर देते हैं, या इनको जो है आप बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स को ही एक हिसाब से
सैक कर देते हैं ये हुगली से, इनको जो भी परमिशन प्रिविलेज होती है सारे खत्म कर देते हैं। तो अब सीधी सी बात है, इंग्लिश क्या करते हैं, रिटेलिएट करते हैं, जवाबी हमला करते हैं, और ये क्या करते हैं कि कैप्चर कर देते हैं इंपीरियल फोर्स एट थाना। मॉडर्न डे जो गार्डन बीच है वहां पर थाने में जो इनका जो फोर्ट था, किला था मुगल्स का, उसको कैप्चर करते हैं। रेडिंग हिजली इन ईस्ट मिदनपुर, तो ईस्ट मिदनपुर में हिजली को ये रेड करते हैं। एंड स्टॉर्मिंग द मुगल फोर्टिफिकेशन है बालासोर, और जो बालासोर में जो मुगल के जो किले थे उनको भी ये जो है रेड कर देते हैं। हाउ एवर इंग्लिश फोर्स टू लीव हुगली, लेकिन फिर भी उस दौरान देखिए मुगल एम्पायर काफी स्ट्रॉन्ग होते थे, तो इनको क्या करना पड़ा अंत में, हुगली को जो है छोड़ना पड़ा, और एक अनहेल्दी लोकेशन के ऊपर एट द माउथ ऑफ रिवर गंगा इनको जो है जाना पड़ा। अब देखिए मुगल रेड हुगली के पड़ जाने के बाद जॉब चानोक जो कि कंपनी एजेंट होते हैं, कंपनी के एक एजेंट होते हैं जॉब कानोक, ये क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं मुगल से कि हमें जो है रिटर्न कर दिया जाए प्लेस में कॉल्ड सुतानोती। तो सुतानोती जो है कोलकाता के पास ही एक प्लेस है, तो बाद में इसको कोलकाता से मर्ज किया जाता है, तो आपने जल्दी ध्यान कोलकाता के पास ये प्लेस था सुतानोती। तो चान्नो के द्वारा देखिए एक संधि जो है मुगल के साथ फरवरी 1690 में साइन की जाती है, और ये रिटर्न हो जाते हैं सुतानोती में अगस्त 1690 में। दस क्या होता है कि एक इंग्लिश जो फैक्ट्री है ये स्टेब्लिश होती है फरवरी 10 1691, द डे एन इंपीरियल फरमान वाज इशूड परमिटिंग द इंग्लिश टू कंटिन्यू कंटेंटली देयर ट्रेड इन बंगाल ऑन द पेपर 3000 ईयर इन ऑल लीव ऑल द ड्यूज। तो वही चीज दोबारा हो जाती है 10 फरवरी 1691 को ये अपनी फैक्ट्री यहाँ पर जो सेटअप करते हैं, और एक इंपीरियल फरमान जो है इशू हो जाता है, जिसके तहत जो है इंग्लिश को जो परमिट कर दिया जाता है ट्रेड, लेकिन उनको बोला जाता है कि आपको 3000 एनुअल पेमेंट देना पड़ेगी, इसके साथ जो भी टैक्सेस और जो ड्यू है वो भी आपको देने पड़ेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, एक जमींदार होते हैं आपके इन वर्धमान डिस्ट्रिक्ट सोबा सिंह, तो इस जमींदार का नाम ध्यान रखना, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट ये जमींदार थे सोबा सिंह, ये रिबेल्ड कर देते हैं, एक विद्रोह कर देते हैं, और सब्सिक्वेंटली गिविंग द इंग्लिश द प्रोटेक्ट दे आर लुकिंग फॉर। तो एक बहाना जो कंपनी को चाहिए था अपनी जो सेटलमेंट्स थी उनको फोर्टिफाई उनकी किलाबंदी करने का, ये सुतानौती में 1696 इनको मिल गया, जब सोबा सिंह जो लोकल जमींदार थे उनके द्वारा विद्रोह किया गया। 1698 में क्या हुआ कि इंग्लिश जो है सक्सीड हुई गेटिंग द परमिशन टू बाय द जमींदारी ऑफ 3 विलेजेस ऑफ सुतानौती, गोविंदपुर एंड कैलिकटा फ्रॉम देयर ओनर्स ऑन पेमेंट ऑफ 1200। तो 1698 इनको जो है जमींदारी राइट्स जो है सुतानौती, गोविंदपुर और कैलिकट के जो है मिल जाते हैं। और तो कैलिकटा, ये कैलिकट इन्हीं तीन जो आपके विलेजेस हैं इनको मर्ज करके बाद में कोलकाता बनाया जाता है। ओके, अब तो आपने है ना गोविंदपुर, कैलिकटा या कोलकाता और सुतानौती, इनको मिला के आज जो है प्रेजेंट जो डे है कोलकाता जो है बनाया जाता है। अब देखिए फोर्टिफाइड सेटलमेंट इसके बाद जो ब्रिटिशर्स जो करते हैं कोलकाता में, इसको बोलते हैं फोर्ट विलियम इन दी ईयर 1700। तो फोर्ट विलियम किला इसको बोलते हैं। तो पहला था इनका फोर्ट एसटी जॉर्ज, कब बना था 1643 में, और दूसरा कौन आ गया आपका फोर्ट विलियम, कब बना 1700 में। ठीक है जी। और ये जो है सीट भी बन गई इनकी ईस्टर्न प्रेसिडेंसी जो थी इनकी कोलकाता में, जहां पर सर चार्ल्स ईयर एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है आपके जो ईस्टर्न प्रेसिडेंसी कोलकाता की कौन थे, बनी है आपके सर चार्ल्स ईयर। अब नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका फर्रुखशियार फरमान। तो फर्रुखशियार कौन थे, आपके मुगल एम्पर थे। तो इनका जो फरमान है इसको मेघना कार्टा ऑफ दी कंपनी में जो है बोला जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना। फर्रुखशियार फरमान जो है इसको दी मेघना कार्टा ऑफ दी कंपनी। तो 1715 में क्या होता है, इंग्लिश का जो मिशन होता है, एक अभियान जो होता है जिसको जॉन सुरमैन जो है लीड करते हैं टू दी कोर्ट ऑफ द मुगल एम्पर फर्रुखशियार। तो मुगल बादशाह या मुगल सम्राट फर्रुखशियार के दरबार में 1715 में इंग्लिश का एक अभियान जॉन सुरमान के इसमें जाता है, और ये जो है लेते हैं अपने लिए 3 फेमस फरमान। तो 3 फेमस फरमान इनको फर्रुखशियार जो देते हैं, और कंपनी को बहुत सारी वैल्यूएबल प्रिविलेजेस जो बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में जो इससे मिलती हैं। इसलिए इस फरमान को जो है मेघना कार्टा ऑफ द कंपनी बोलते हैं। तो इस फरमान में देखिए क्या क्या था। पहला था इन बंगाल द कंपनीज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एडिशनल कस्टम ड्यूटी। तो बंगाल में जो भी आयात या निर्यात जो कंपनी के होंगे इनको छूट दी जाएगी किसी प्रकार के एडिशनल कस्टम ड्यूटी से, लेकिन कंपनी को क्या करना होगा, एनुअल 3000 रुपए जो है पहले ही देने होंगे राजा को हर साल। ओके, इसके साथ साथ कंपनी को जो है परमिट कर दिया जाता है, आज्ञा दे दी जाती है कि आप दस्तक पासिस जो है इशू कर सकते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच गुड्स। तो इस तरह के माल को लाने ले जाने के लिए आप जो दस्तक यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर आयात या निर्यात कर नहीं लगेगा। द कंपनी वाज परमिटेड टू रेंट मोर लैंड्स अराउंड द कोलकाता, और कंपनी को जो है अनुमति दे दी जाती है कि कोलकाता के अराउंड जो है आप और भूमि जो है रेंट के ऊपर जो है ले सकते हैं। और हैदराबाद में कंपनी रिटेन करती है अपनी एग्जिस्टिंग प्रिविलेज, जो भी पहले से इनको विशेष अधिकार दिए गए थे हैदराबाद में ट्रेड से रिलेटेड, और फ्रीडम जो दी गई थी ड्यूटी से, करों से, व्यापार के ऊपर, ये जो है कंटिन्यू रहेगी, इनको जो है कंटिन्यू रखा गया।
और बोला गया कि यू हैव टू पे द प्रिवेलिंग रेंट्स ओनली फॉर मद्रास। तो मद्रास में जो चले हुए जो रेंट्स हैं वो आपको देने होंगे, हैदराबाद में आपके जो विशेषज्ञों को रखा जाएगा। और सूरत में बोला गया कि एनुअल पेमेंट 10,000 जो है आपको देनी होगी, और आपको जो है एग्जाम्प्ट किया जाएगा सभी प्रकार के करों से। इट वॉज डेक्रीड दैट दी क्वाइन जो रहेंगे कंपनी के, तो ये भी जो है एक घोषणा कर दी गई कि जो क्वाइंस जो सिक्के जो रहेंगे कंपनी के मिंटेड एट बॉम्बई, जो बॉम्बई में इनके सिक्के जो मिंट होंगे, इनको जो है करेंसी के रूप में सारे के सारे मुगल साम्राज्य में जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीएससी इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट से जो क्वेश्चन पूछ सकती है। तो अपेरेंटली क्या होता है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जो है मैनेज कर लेती है टू अर्न नंबर ऑफ ट्रेडिंग कंसेशन इन बंगाल फ्रॉम मुगल अथॉरिटी बाय मींस ऑफ फ्लैटरी एंड डिप्लोमेसी। तो चापलूसी और कूटनीति दोनों का फैक्ट्री होता है आपका चापलूसी। तो चापलूसी और कूटनीति दोनों का प्रयोग करके जो है बहुत सारी ट्रेडिंग कंसेशन जो है व्यापारिक छूट और विशेष अधिकार जो है ये जो है बंगाल में जो है मुगल सम्राट से जो है ले देते हैं। बट इंग्लिश हैज टू वेन्यूक्विश द फ्रेंच। तो लेकिन अब इसके बाद एक नई समस्या क्या उत्पन्न हो जाती है, फ्रेंच का भी आगमन हो जाता है और इंग्लिश को जो है इन फ्रेंच को भी जितना पड़ा बिफोर दे कुड बी रीड ऑफ द कंपटीटर्स एंड एस्टैब्लिश देयर कंप्लीट स्वे ओवर इंडिया। तो भारत में राज करने से पहले अब इनके सामने एक और राइवल जो खड़े हो जाएंगे फ्रेंच। तो अगले लेक्चर में हम फिर इनसे आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से फ्रेंच आते हैं और किस तरह से ये रीड करते हैं, और बैटल प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये जो है धीरे धीरे जो है ट्रेडर से जो रूलर बनते हैं, व्यापारी से रूलर किस तरह से ये बनते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।